ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बेसिक्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको समझ लिया था। जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज। चार्ज की खोज किसने करी थी? तो सबसे पहले चार्ज को ऑब्जर्व किया था थेल्स ने, लेकिन वो बता नहीं पाया था। उसके बारे में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसने तड़ित चालक वाला वो एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसने बताया कि भाई चार्ज वो चीज होती है जो जो किसी भी एटम या किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर पाई जाती है। नेगेटिव चार्ज बाहर निकलने की कोशिश करती है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलने की कोशिश करती है और नेगेटिव चार्ज चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी। फिर उसके बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के बाहर घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ जाती है तो किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और संख्या घट जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उससे हमें पता चला कि कैसे एटम्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। उसके बाद हमने समझा था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो Q इज इक्वल टू NE। फिर हमने देखा था कि कूलॉम जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था भाई जो चार्ज होते हैं, एक चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। अगर चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने समझा था। अब हम आगे समझते हैं। जैसे कूलॉम ने कहा, ये जो फोटो दिखाई दे रही हो किसकी है? कूलॉम की है। ठीक है, तो कूलॉम ने क्या कहा? कूलॉम COU होता है, मैं COULO COULOMB, कूलॉम। ठीक है, कूलॉम। कूलॉम ने क्या कहा था कि अगर एक चार्ज होता है तो वो उसका अपना एक फील्ड होता है और वो फील्ड दूसरा चार्ज महसूस कर पाता है। तो हम मान लेते हैं कि एक Q1 है और एक कोई दूसरा चार्ज Q2 है, और ये दोनों चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, उसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, उसको मान लेते हैं R। तो जैसे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। तो हमने इसका मास m माना था, m1, इसका मास m2 माना था, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस r माना था। तो इन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाला था m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से कूलॉम ने कहा कि भैया ये जो फोर्स लगाते हैं ये लोग, इस फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सेम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी दोनों चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आई? एक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया फोर्स जो दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कैसे निकालेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अभी हम इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो इस चार्ज से, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी 1 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, हमको मैथमेटिक्स में पता है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो मान लो कांस्टेंट k है। क्या है? k। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर। अब देखो, अब इस k की कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली होंगी कूलम साहब ने। तो इन्होंने k की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी? इधर में k की वैल्यू थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था? तो 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अभी ये यूनिट कैसे आया वो पता चल जाएगा। पहले ये समझो इस के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको क्या कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे की वैल्यू अगर हम देखें तो कैलकुलेट करके क्या आया था 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। अच्छा, इस 9 × 10⁹ में इस एप्सिलॉन की भी कुछ वैल्यू रही होगी, क्योंकि 4 तो पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू पता नहीं है ना। तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12। और इसका यूनिट जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, सी स्क्वायर अपॉन, मतलब कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं ये यूनिट कैसे आया वो भी बता दूंगा, बस अभी वैल्यू पर ध्यान दो। बताओ के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 9 × 10⁹, ये तो पूरी वैल्यू है, लेकिन अगर पूछा जाएगा अच्छा के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, तो हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार देता नहीं है, ये हमें याद रहने चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो बताओ हमने क्या बात कर ली अभी, हमने कहा कि भाई कूलॉम ने कहा अगर एक चार्ज है Q1 तो वो उसका एक फील्ड होगा जिसे फील करेगा कोई दूसरा चार्ज Q2, वो दूसरा चार्ज किसी न किसी डिस्टेंस r पर होगा, तो दूसरे चार्ज के द्वारा फील किया गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के Q21 इंटू Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी 9 × 10⁹। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू क्या थी 8.85 इंटू 10⁻12। समझ में आया इतना, इतना चीज क्लियर है क्या? ओके चलो, अच्छा बताओ फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, हम यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, ना न्यूटन, फोर्स की खोज न्यूटन ने की थी, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। चार्ज जो होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलॉम, सी, चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है। और आर डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, है ना, मीटर। कूलॉम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यूटन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना चीज तो हमने बता दिया भाई क्या क्या है। एफ फोर्स है, इसका यूनिट एन है। चार्जेस जो है उनका यूनिट कूलॉम होता है, और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर होता है। तो अब अगर हमें यूनिट निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाई F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अगर फोर्स पूछेगा तो भाई फोर्स की जो वैल्यू आएगी उसके साथ तो न्यूटन आ जाएगा, लेकिन अगर चार्ज निकालना रहेगा तो चार्ज का क्या आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2Q है, और रेडियस मतलब कि डिस्टेंस है हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं इस के की वैल्यू निकालूं, के की वैल्यू देखो, के का यूनिट अगर मैं निकालूं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के को यहीं रहने देता हूं, बाकी चीजों को उधर भेजता हूं, तो क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू के, ठीक है, इज इक्वल टू के। तो यहां से ही इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई थी 9 × 10⁹,
अब यूनिट क्या आएगा इसका, फोर्स का, न्यूटन, रेडियस का या डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 का, मीटर स्क्वायर अपॉन, दो Q है तो एक का Q का C कूलम तो दूसरे का भी C, यानी कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर। समझ में आ गया यूनिट कहां से आया? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमने अभी क्या देखा पहले बताओ। कूलम साहब ने क्या कहा था, और कूलम का जो ये नियम था ये क्या था? कूलम फोर्स या एक चार्ज के द्वारा जनरेटेड फोर्स जिसे दूसरा चार्ज महसूस करता है, उसका इक्वेशन क्या बना? बताओ फटाक से, इक्वेशन क्या हुआ? अगर मैं पूछूं कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ क्या है? व्हाट इज द कूलम्स लॉ? फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ, ये है कूलम्स लॉ। इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहता है, कहता है कि 6 कूलम एंड 12 कूलम के दो चार्ज हैं, टू चार्जेस आर देयर, टू चार्जेस ऑफ 6 कूलम, सी मतलब कूलम, एंड 12 कूलम, having distance between them, having distance between them 3 meter. Then find the force experienced by other charge, निकल जाएगा। फाइंड आउट करके बताओ। चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है सॉल्व करना। तो क्या है, हमको फॉर्मूला पता है, या पहले हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा में हम देखेंगे भैया चार्ज है, एक चार्ज है Q1 कितना है, 6 कूलम है, Q2 कितना है, 12 कूलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R कितना है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो हमको फॉर्मूला पता है कि F यानी फोर्स इज इक्वल टू K होता है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। उसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 12 अपॉन R कितना है 3, तो स्क्वायर हो जाएगा 9, काट देंगे 9 से 9 ये चला जाएगा। F कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 12 छंग 72, यानी 72 इंटू 10⁹। हमने क्या निकाला है, फोर्स, तो यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन। यानी एक चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो फोर्स है वो 72 इंटू 10⁹ न्यूटन। समझ में आ गया ये? चलो अब देखो, जैसे हमने कल देखा था, अगर यही जो चार्ज है ये जब रेस्ट पर होता है, कहाँ, रेस्ट पर, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी फील्ड को हमने अभी निकाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसको हमने निकाला। लेकिन जब ये मूव करने लगता है, मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो देखो, ओरेस्टेड नाम के एक विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर ये चार्ज जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे रहा है, यानी बिजली भी आ रही है और खिंचाव बल भी हो रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं मैग्नेट को मूव कराऊं तो मैग्नेट के
वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। समझ में? मैंने क्या कहा कि भाई अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज मूव करता है तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, या ये रेस्ट पर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जैसे मूव करने लगेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी देगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ खींचता है, मैग्नेटिक फील्ड भी देता है, मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करूं, यानी मैग्नेट का इस्तेमाल करूं, और इस मैग्नेट के बीच में कुछ ऐसा चीज घुमाऊं या इस मैग्नेट को ही घुमाऊं, तो मुझे इस मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, है ना? हाँ। तो इन दोनों बातों को दो अलग अलग पर्सन ने कही। एक थे ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने कहा कि जब ये चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने यहाँ पर अपना सारा बैटरी बैटरा रखा, उसके वायर से एक मतलब कनेक्ट किया वायर, और इसके बीच से इलेक्ट्रिक ये करंट फ्लो होने लगा। और इसी के नीचे इन लोगों ने रखा ये अपना कंपास। तो कंपास क्या बताता है हमें? नॉर्थ एंड साउथ का डायरेक्शन बताता है। और कंपास के पास नॉर्थ साउथ कैसे बताता है? क्योंकि अर्थ हमारी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट जनरेट होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात सही है कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ चार्ज हमें मैग्नेटिक फील्ड देगी, तो हमारे इस कंपास में फ्लक्चुएशन आना चाहिए, दिखना चाहिए। तो उन्होंने जैसे एक्सपेरिमेंट किया, उनका कंपास फ्लक्चुएट करने लगा। उन्होंने वो समझ गए कि ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दे रहा है। ठीक है। उसके बाद आए फराडे। फराडे साहब ने कहा कि अरे भाई साहब, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट दे सकता है तो मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक कॉइल लिया। मतलब कॉइल क्या होता है कि कोई भी ऐसा कंडक्टर ले लो, उसके चारों तरफ वायर लपेट दो, कॉइल हो जाएगा। जैसे पंखे में देखा होगा, पंखे के अंदर लपेटा रहता है तो कॉइल कहलाता है। उन्होंने कॉपर का चारों तरफ लपेटा, उस कॉपर से फिर एक लाइट वाइट कनेक्ट कर दिया और बीच में होल रखा, और इस बीच में उन्होंने मैग्नेट को ऊपर नीचे करना शुरू किया, मैग्नेट को ऊपर नीचे करना शुरू किया। जैसे उन्होंने मैग्नेट को ऊपर नीचे इस कॉइल के अंदर ऊपर नीचे करना शुरू किया, उन्होंने देखा भाई साहब उनका लाइट जल गया। तब उन्होंने कहा कि मैग्नेट से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। समझ में आया? तो अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिसिटी से हमें मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, ये कंसेप्ट किसने दिया था? ओरेस्टेड ने। लेकिन मैग्नेट से या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, ये बात किसने कही थी? फराडे ने। ठीक है, फराडे ने। इतना क्लियर हो गया? बताओ कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स ने क्या कहा था? कूलम का मुझे फॉर्मूला बताओ क्या है, फोर्स का क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁹। यूनिट को रखो बाद में बाजू में, हम यूनिट अभी नहीं याद रखेंगे। इस के का, अगर मैं के का जो वैल्यू निकला कैसे, उसको और फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हैं? तो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10⁻12। ये चीज अभी याद कर लो, नहीं बाद में याद नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी का अभी याद होना चाहिए। बताओ फोर्स, कूलम्स लॉ में फोर्स का क्या फॉर्मूला है? कूलम्स लॉ में फोर्स का क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू, 4 बार बोलो याद हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9। के का फॉर्मूला बताओ, के का वो फॉर्मूला वाला वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला वाला वैल्यू ये 1/4 पाई। मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है,
लेकिन के को अगर एक्सपांड किया जाए तो उसमें से जो वैल्यू निकलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो हमने देखा भैया कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी समझती है, ताकत, है ना, ताकत क्या होगी? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो भैया ताकत कैसे निकलेगा किसी, जैसे अगर तुम हो, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे कंपैरिजन में कोई और है, तो इसके पास कितना अधिक ताकत है, कैसे महसूस होगा? कैसे महसूस होगा? मतलब कि हम फील करेंगे, है ना, एक इंडिविजुअल जो ए है, बी है, अगर बी ने ए को धक्का मारा तो ए महसूस करेगा कि भाई बी से मेरे पास कितना फोर्स आ रहा है। उस चीज को अगर मैं महसूस कर लूं तो मुझे उसकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा कि ताकत कितना है। अगर ए ने देखा कि ये सिर्फ फूगी हुई है, इसके अंदर हवा भरा है, कुछ नहीं है, ये दौड़ भी नहीं पा रही है, तो ये समझ जाएगी कि इसके पास ताकत कम है, देखने में हैवी है लेकिन ताकत कम है। लेकिन अगर ए ने देखा कि भाई साहब ये सिर्फ फूगी हुई नहीं है, जिम जाती है, बॉडी बनाया है इसने, फूक देगी तो मैं उड़ जाऊंगी, तब इसके पास ताकत, इसका जो ताकत है उसकी इंटेंसिटी, उसकी उसका जो फोर्स है उसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक है। इसी तरीके से ये जो चार्जेस होते हैं, एक एक चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरा चार्ज महसूस करता है, तो अगर यही दूसरा चार्ज उसकी फोर्स की, मतलब कि दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी। समझ में आया? यही जो फोर्स है तो दूसरा चार्ज अगर इस फोर्स को पहचान लेता है, पहले चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस कर लेता है, तो वो इंटेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज नथिंग बट द फोर्स exerted by चार्ज, फोर्स एक्सर्टेड बाई चार्ज। समझ में आ रहा है? ये जो फोर्स है, ये पहला चार्ज, मैं बार बार पहला दूसरा ये कंफ्यूज भूल जा रहा हूँ बोलना, समझना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहला चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसी के रेशियो को हम उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ ताकत का पता कैसे लगाएंगे? जब तक मैं दूसरे सामने वाले के फोर्स को फील नहीं करूंगी तब तक क्या मुझे ताकत का पता चलेगा? नहीं। उसी तरीके से इस पहले चार्ज के द्वारा जनरेट किए गए फोर्स को अगर दूसरा चार्ज फील करता है, वो कितना है, कम है, ज्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। यानी E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। सिंपल भाषा में इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट चार्ज। समझा? क्लियर हुआ? इंटेंसिटी क्या होता है? मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया? इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ई इज नथिंग बट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अदर चार्ज। ठीक है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ क्या? अच्छा बताओ, अभी अभी हमने कूलम्स लॉ के द्वारा फोर्स का एक फॉर्मूला निकाला था। क्या था फॉर्मूला? K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर Q1 Q2 ना लिखूं तो कोई दिक्कत है? Q लिख दूं तो चलेगा? चलेगा, सब एक ही प्रजाति के चार्ज ही चार्ज है, मैं Q लिख दूं तो अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मुझे E की एक वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? K Q, मैं Q स्क्वायर कर दूं उसको,
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू। अब ये क्यू यहाँ चला जाएगा, इससे एक क्यू कट जाएगा, है ना, एक क्यू कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर इस के को और खोल दे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना, जब 2 क्यू रहेगा तब वो फोर्स देगा, लेकिन जब सिंगल क्यू है यानी एक क्यू उस चार्ज को महसूस करने के लिए चला गया, अब वो इंटेंसिटी देगा, अब वो इंटेंसिटी देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ इंटेंसिटी क्या बताता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बताएगा या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा बताएगा? ताकत, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या तीव्रता जिसको कहते हैं कि कितना तेज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब अच्छा, हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। क्या फॉर्मूला हो गया, पहला फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा हो गया E इज इक्वल टू, एक तो F अपॉन Q करो या इसी को लिख दो के Q अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना कहीं कोई दिक्कत? अब इस पर अगर हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहे तो कैसे करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ। कहता है कि 4 कूलॉम पर, ठीक है, 4 कूलॉम पर यदि 48 न्यूटन न्यूटन का बल लग रहा है, का बल लग रहा है तो तीव्रता ज्ञात करे, तो तीव्रता क्या होगी? कैन यू फाइंड इट? क्या करो? ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, आपको पता है भाई, डेटा में ये दिया है 4C, मतलब चार्ज की वैल्यू दी है 4C, और 48 न्यूटन यानी फोर्स F की वैल्यू दी है 48 न्यूटन। कह रहा है कि तीव्रता क्या होगी यानी इंटेंसिटी क्या होगी, इसको निकालो। तो हमने अभी भी फॉर्मूला निकाला, इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है 48 अपॉन Q की वैल्यू क्या है 4। तो हम काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर क्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो भैया फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और क्यू का यूनिट होता है कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। यानी यानी जो इंटेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी इंटेंसिटी 12 न्यूटन पर कूलॉम है, 12 न्यूटन पर कूलॉम है। देखो एक और क्वेश्चन दे, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं। कह रहा है कि एक 8 कूलॉम आवेश, आवेश यानी चार्ज, एक 8 कूलॉम का आवेश आवेश 6 मीटर की दूरी पर रखा है, 6 मीटर की दूरी पर रखा है, 6 मीटर की दूरी पर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ज्ञात करें। तो E क्या होगा, फाइंड आउट करें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, को पता है, फॉर्मूला पता है। पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ, डेटा से हमें अंदाजा लग जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। कहता है कि एक 8 कूलॉम का चार्ज है, यानी Q की वैल्यू है 8C, 6 मीटर की दूरी पर रखा है। जैसे ही रेडियस आ जाए समझ लेना हमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है।
E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो हमको के की वैल्यू हमने प्री डिटरमाइन की हुई है, हमको पता है क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो ब्रैकेट कर लेंगे। चार्ज की वैल्यू क्या है 8 और आर स्क्वायर रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बीच में इनका प्रॉब्लम हो रहा है भाई। ठीक है, तो 9 चौक 36 हमने काट लिया है। अब 4 दूनी 8, इसको कट कर लेंगे। कितना बच जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁹ वही इंटेंसिटी का जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो अगर रेडियस बेस पर दे न्यूमेरिकल या डायरेक्टली फोर्स के बेस पर दे, हम दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्या होता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद रखना फिलहाल।